तो इस नए साल 2023 में आप सभी का मैं आपके अपने चैनल प्रेप नेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले साल की तरह इस साल भी हम इस डेली करंट अफेयर सीरीज को जारी रखेंगे और उसी के तहत आज हम कवर करेंगे 1 से 3 जनवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ न्यू कंसुलेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस देश में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो वो दिया गया है ऑप्शन बी मालदीव्स और लिथुआनिया में। ऑप्शन बी मालदीव्स और लिथुआनिया इसका सही आंसर है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि नए कॉन्सुलेट्स खोले जाएंगे मालदीव्स और लिथुआनिया में। और वहीं इससे पहले पिछले साल जनवरी 2022 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक में भी नए कॉन्सुलेट्स खोले गए थे। और वहीं इसके साथ ही मालदीव्स और लिथुआनिया से जुड़े स्टैटिक जीके देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मालदीव्स की जो राजधानी है वो मेल है, तो वहीं उसकी करेंसी है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया। वहीं बात करें लिथुआनिया की, तो इसकी कैपिटल है विल्नियस और वहीं इसकी मुद्रा है यूरो। धनु यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। धनु यात्रा पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो वो संबंधित है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य से। ऑप्शन सी स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो वहीं जो उड़ीसा का धनु यात्रा है वो कोविड के बाद 2 साल बाद फिर से शुरू हुआ। और वहीं इस फेस्टिवल का आयोजन उड़ीसा में कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है उड़ीसा के बारगढ़ में, बारगढ़। और ये शुरू हुआ था 27 दिसंबर को और ये चलेगा 6 जनवरी तक। और वहीं ये धनु यात्रा बेसिकली क्या है, तो इस फेस्टिवल में ड्रामा परफॉर्म किया जाता है इन ओपन एयर थिएटर। और ये जो थिएटर है इसको माना जाता है दुनिया का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। और वहीं ये चीज मेंशन्ड है इन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी। तो जो उड़ीसा का बाड़गढ़ है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो एक स्टेज बन जाता है और पूरे गांव में ड्रामा परफॉर्म होता है। और वहीं आप पूछेंगे कि जो ड्रामा परफॉर्म होता है उसका थीम क्या रहता है। तो इस ड्रामा का थीम रहता है कृष्णा और कंस, इन दोनों के बीच में जो घटना हुआ है तो उसको परफॉर्म करके इस फेस्टिवल में दिखाया जाता है। और वहीं ये फेस्टिवल शुरू हुआ था भारत की आज़ादी के बाद, यानी कि 1947-48 में। और वहीं उसके बाद इस फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाता है। तो जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था, तो इस फेस्टिवल में भी आखिरी में अच्छाई की जीत होती है ओवर एविल। और वहीं इस फेस्टिवल को वर्ष 2014 में नेशनल फेस्टिवल का स्टेटस दिया गया था भारत सरकार द्वारा। Which scheme has been launched by the Ministry of Railways to modernize railway station across India? भारत भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो किया गया है ऑप्शन ए अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ऑप्शन ए अमृत भारत स्टेशन स्कीम। और वहीं इस स्कीम के तहत जितने भी छोटे स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज और अपग्रेड किया जाएगा। Researchers of which countries are developing a drug to treat GNB1 encephalopathy, a rare genetic disease? किस देश के शोधकर्ता एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी GNB1 एन्सेफेलोपैथी के इलाज के लिए एक दवा विकसित कर रहे हैं। तो कुल 3 देश हैं जो इस दवा को विकसित कर रहे हैं और वो 3 देश हैं ऑप्शन बी भारत, यूएस और इजराइल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो जो GNB1 एन्सेफेलोपैथी बीमारी है जो कि एक रेयर जेनेटिक ब्रेन डिजीज है जो कि होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन द GNB1 जीन। और वहीं जो ये बीमारी है ये ह्यूमन साइकिल के फीटस स्टेज में ही अफेक्ट करता है। और वहीं जब ये बीमारी फीटस स्टेज में लगता है जिससे कि जो फिजिकल ग्रोथ होता है वो काफी डिले होता है उसमें, वहीं इसके साथ ही जो बच्चे होते हैं उनका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। और क्योंकि इस बीमारी में ब्रेन इफेक्ट होता है तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो और नए नए बीमारियों से घिरते जाता है। और वहीं इस बीमारी के अभी तक 100 से भी कम केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और वहीं इस बीमारी की दवाई पे खोज कर रहे हैं भारत का IIT मद्रास, इजराइल का तेल अवीव यूनिवर्सिटी और साथ में US का कोलंबिया यूनिवर्सिटी।
होम मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द नेम चेंज ऑफ 2 प्लेसेस इन विच स्टेट? गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दी? तो वो दिया ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जिसको हेड करते हैं अमित शाह जी, तो उनके तरफ से कंसेंट आ गया है कि यूपी के 2 जगहों का नाम बदलने के लिए, और जिसमें पहला जगह है वो है म्युनिसिपल काउंसिल मंडेरा बाजार, जो कि है गोरखपुर जिले में। तो अब जो मुंडेरा बाजार है वो अब कहलाएगा चौरी चौरा। और वहीं यूपी का देवरिया जिला, वहां पे एक गांव है जिसका नाम है तेलिया अफगान, तो वो अब से कहलाएगा तेलिया शुक्ल। तो 2 इंपॉर्टेंट जगह है जो आपको याद करना है। पहला तो मुंडेरा बाजार अब बन गया है चौरी चौरा, तो वहीं तेलिया अफगान बन गया है तेलिया शुक्ल। वहीं इसके साथ ही यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और वहीं पिछले साल यानी 2022 में इस इंसिडेंट का 100 वर्ष पूरा हुआ था, तो इसी कारण से गोरखपुर का मुंडेरा बाजार अब से कहलाएगा चौरी चौरा। वहीं यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, तो वहां की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। Which state has become the first state to pass the लोकायुक्त बिल? कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया है इस लोकायुक्त बिल 2022 को, जिसके तहत जो सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो भी आ जाएंगे लोकायुक्त के अंदर में। और वहीं ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। और वहीं भले सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकायुक्त के अंडर में आ गए हैं, लेकिन कोई भी इंक्वायरी को इनिशिएट करना होगा अगेंस्ट सीएम, तो उससे पहले अप्रूवल लेना होगा। किसका? तो लेना होगा महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली की 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर से। और जब तक ये अप्रूवल नहीं मिलता है लोकायुक्त इंक्वायरी इनिशिएट नहीं कर सकता है। और वहीं इस बिल के तहत सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक और एग्जेम्पशन दिया गया है कि जो लोकायुक्त होगा वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा उन केसेस को जिसमें सीएम के ऊपर करप्शन चार्ज लगा है, विच आर रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। तो महाराष्ट्र में लोकायुक्त तो लाया गया है, लेकिन उस पर काफी रेस्ट्रिक्शंस भी रखे गए हैं। विच स्टेट्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ ऑन दिसंबर 30 दिसंबर को किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो दिखाया गया था ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। और वहीं इसे हरी झंडी दिखाए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और वहीं जो ये नया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है वो कनेक्ट करेगा हावड़ा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज ऑन विजिट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? विदेश मंत्री एस जयशंकर निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर है? तो वो है यात्रा पे ऑप्शन ए सिप्रस और ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन ए सिप्रस और ऑस्ट्रिया। तो करेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी। वो अभी 2 देशों के दौरे पे है, जिसमें पहला देश तो सिप्रस है, वहीं दूसरा देश है ऑस्ट्रिया। और वहीं इनका दौरा 29 दिसंबर से चालू हुआ था और वहीं इनका दौरा आज यानी कि 3 जनवरी को खत्म हो रहा है। और वहीं ये सिप्रस और ऑस्ट्रिया के दौरे पे क्यों गए हैं? क्योंकि सबसे पहले जो भारत और सिप्रस के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसके 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। और वहीं इसके साथ भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका इस वर्ष 2023 में 75 वर्ष पूरे होंगे। As per the Road Accident in India 2021 report, there were how many incident of road accident in 2021? भारत में सड़क दुर्घटना 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सड़क दुर्घटना की कितनी घटनाएं हुई? तो वो हुई ऑप्शन बी 4,12,432 केसेस। तो करीब करीब 4,12,000 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं 2021 में। Who has been appointed as the Chief Executive Officer and Chairman of the Railway Board? रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन ए अनिल कुमार लाहोटी। तो जो अनिल कुमार लाहोटी है वो 1984 बैच के इंडियन रेलवे सर्विस
ऑफ इंजीनियर्स ऑफिसर है जिन्हें भारत सरकार ने अपॉइंट किया है एज सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। और वहीं ये टेक ओवर करेंगे विनय कुमार त्रिपाठी जी को, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो गया था। और वहीं अनिल कुमार जी ने अपना कार्यभार संभाला है 1 जनवरी 2023 से। वहीं इससे पहले लाहोटी जी ये फॉर्मर जनरल मैनेजर थे ऑफ सेंट्रल रेलवे। Who has been appointed as the next engineer in chief of the Indian Army? भारतीय सेना के अगले इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी अरविंद वालिया। ऑप्शन डी अरविंद वालिया। तो लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया बने हैं अगले इंडियन आर्मी की इंजीनियर इन चीफ, और ये सक्सीड करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को। और वहीं अरविंद वालिया जी 1986 बैच के ऑफिसर है ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो स्थापित है देहरादून में। Who has been elected as the All India President of the Indian Oil Officers Association? Indian Oil Officers Association के अखिल भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो चुने गए हैं ऑप्शन बी संजय सिंह। ऑप्शन बी संजय सिंह। Who has been appointed as the chairman of the National Highways Authority of India? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी संतोष कुमार यादव जी। ऑप्शन डी संतोष कुमार यादव। तो संतोष कुमार यादव जो कि 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर है ऑफ यूपी कैडर, इनको बनाया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और फिलहाल ये एडिशनल सेक्रेटरी है इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी of the Ministry of Education. Who has been appointed as the new MD and CEO of SBI Funds Management Limited? SBI Funds Management Limited के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी शमशेर सिंह। ऑप्शन सी शमशेर सिंह। तो SBI Fund Management Limited, जिसको SBI FML भी कहते हैं, उसने अनाउंस किया है कि जो शमशेर सिंह है वो होंगे कंपनी के नए एमडी और सीईओ। वहीं जो SBI FML है वो एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एमंडी जो कि यूरोप का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है। तो SBI और एमंडी ने मिलके इस SBI म्यूचुअल फंड लिमिटेड को फॉर्म किया है। और वहीं SBI की बात करें तो ये 1 जुलाई 1955 को फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। तो वहीं इसके करंट चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा जी। Who is the author of the book titled Forks in the Road, My Days at RBI and Beyond? Forks in the Road, My Days at RBI and Beyond नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है ऑप्शन ए सी रंगराजन जी। ऑप्शन ए सी रंगराजन। तो सी रंगराजन जी का एक बायोग्राफी है जिसका नाम है फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, जिसे पब्लिश किया है पेंगुइन ग्रुप ने। और वहीं जो सी रंगराजन जी हैं वो फॉर्मर इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, इसके साथ ही फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वहीं साथ में RBI के 19th गवर्नर थे। और वहीं इस किताब में आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशन पीरियड जो इंडियन इकोनॉमी में हुआ है फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस टू द करेंट टाइम। Who was awarded Atal Samman Award for his excellence in the field of science and research? विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित हुए हैं ऑप्शन बी प्रभु चंद्र मिश्रा जी। ऑप्शन बी प्रभु चंद्र मिश्रा। तो प्रभु चंद्र मिश्रा जी को मिला है अटल सम्मान अवार्ड फॉर 2022। और वहीं ये अवार्ड मिलता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। और वहीं इनको किस काम के लिए ये अवार्ड दिया गया है? तो वहीं ये अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर हिज वर्क इन स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी। और वहीं इस पे इन्होंने किताब भी लिखी है। और वहीं इसके साथ ही ये प्रेसिडेंट भी है ऑफ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेम सेल एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। विच IIT won Wharton QS Reimagine Education Awards 2022? किस IIT ने Wharton QS Reimagine Education Award 2022 जीता? तो जीता है ऑप्शन ए IIT मद्रास में। ऑप्शन ए IIT मद्रास।
Which company has been certified as the Great Place to Work by the Great Place to Work Institute for 2023? इस कंपनी को 2023 के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो किया गया है ऑप्शन सी टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन सी टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड। और वहीं टाटा स्टील इंडिया लिमिटेड को जो ये ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिला है, ये इसे लगातार छठी बार दिया गया है। तो फिलहाल भारत में जो टाटा स्टील है वो अपने एम्प्लॉयज को काफी पॉजिटिव, सपोर्टिव और हेल्दी एनवायरनमेंट देता है। इन द एशियन मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया बीट विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल? एशियाई पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो भारत जीता था ऑप्शन ए पाकिस्तान को हरा के। ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला गया जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। वहीं बात करें इस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट में कौन सा टीम विजयी रहा? तो इसमें विजयी रहा साउथ कोरिया और इसने फाइनल में जापान को 4-2 से हराया। और वहीं इस टूर्नामेंट का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रहा था। वहीं इस टूर्नामेंट में जापान का कांटा टनाका बना बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वहीं भारत का सूरज करकेरा बना बेस्ट गोलकीपर। और वहीं इस टूर्नामेंट में जिसने सबसे ज्यादा गोल दागे वो था साउथ कोरिया का जैंग जोंगी हुन और इसने कुल 10 गोल दागे पूरे टूर्नामेंट में। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि वेयर इज द पालघाट गैप फाउंड इन इंडिया? भारत में पालघाट गैप कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वहीं अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।